सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा है ना, ये नहीं कि मैं सरहद के पास दुश्मन का सामना कर रहा हूँ ना। सबसे मुश्किल काम मैंने करा है जब मैं किसी के घर पे फोन करता था ना, ये बताने के लिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की बॉडी के शव को एम्पुटेट करके, टुकड़े टुकड़े करके, आंख निकाल कर वापस भेजा। हम पाकिस्तान को कहीं हद तक तो सबक सिखा देते हैं। चाइना का क्या इलाज है? जब वो 1 2 3 अबाउट टू से ना, तो मैं उसकी भाषा में बात करने लगता हूँ उससे। मैं बोलता हूँ तुम अगर इस्लाम के आड़ में कर रहे होते तो फिर तुम उन लाखों करोड़ों लोगों का जो रोजगार है, जो तुमने छीन लिया है पल भर में, जो पिछले 2-3 साल से एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे थे, महसूस कर रहे थे सर कि अब हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। छोटा सा बिजनेस करके, छोटा सा स्टॉल लगा के, नौ चला के, आपको अपने होटल रेंट करके, गाड़ियां रेंट करके। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट के कर्नल सोफिया कुरैशी, इट्स अबाउट एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। कि हमारे देश के मुल्क की आवाम क्या कर रही है, उनका क्या फर्ज बनता है? क्या उनका फर्ज ये नहीं बनता है कि वो चाइना से आ रहे सामानों का बहिष्कार करे, बॉयकॉट करे? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो जो टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं, वो जो अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो उन कंट्रीज में ना करें? हिंदुस्तान का एक्स आर्मी मेजर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर को ओपन चैलेंज करता है, उनको चुनौती देता है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, दम है, तो 12 कमान बंकर के बाद। व्यूअर्स, अनस्टॉपेबल कवरेज के एक बिल्कुल ही फ्रेश पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली चल रहे इंडिया पाकिस्तान वॉर को बहुत ही करीब से स्टडी किया है। जियोपॉलिटिकल नज़रिए से हमारा मुल्क किधर स्टैंड करता है और पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन जैसे कई सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस वाइड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ, जो एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और नो डाउट एक प्योर पैट्रियट यानी सच्चे देशभक्त हैं। प्लीज़ वेलकम मेजर मोहम्मद अली शाह। जय हिंद सर। जय हिंद तला, शुक्रिया, थैंक यू मेरे को अपने पॉडकास्ट लाने के लिए। आपका चैनल मैं फॉलो करता हूँ और आपके पॉडकास्ट देखता हूँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लगाते हो। तो मेरी दरख्वास्त है, सब लोग जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है लेकिन वो देख रहे हैं तला का पॉडकास्ट, अभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट द कॉम्प्लीमेंट। सर, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप खुद से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि वो एक ब्रॉड आइडिया ले सकें। ज़रूर। मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने हमारे मुल्क की सरहदों की रक्षा करी है, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। और कोई बड़ा काम नहीं किया, जान जोखिम में डाली है, मगर देखिए अपनी ड्यूटी करी केवल, जो हर कोई फ़ौजी अपनी ड्यूटी कर रहा है। और देश की सेवा हर कोई करता है। आप कर रहे हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक म्यूनसिपैलिटी का आदमी करता है। यूट्यूब के ज़रिए आप लोग एज इन्फ्लुएंसर्स, आप लोग दर्शक के तौर पे आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो हर कोई करता है। हाँ, वर्दी डालने का मज़ा अलग कुछ था। जैसे कि अभी सौभाग्य है कि भाई मैं इस टोपी में हूँ और कई लोगों के पास वो सौभाग्य नहीं होगा। तो जी हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ फिल्मों में काम करा। फ़ौज में 5 साल करे मैंने, शॉर्ट सर्विस कमीशन। फिर मेरा दाखिला हो गया था IIM कलकत्ता में। तो IIM से मैंने अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। कॉर्पोरेट सेक्टर में आया मैं तकरीबन 5 साल। फिर विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर, बजरंगी भाईजान, द टैशकिन फाइल्स, और इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और उसके बाद फिर मैं पैंडमिक में दिल्ली आ गया। अमेजिंग। टुडे आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। और भाई मेरे को, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हूँ तला भाई क्योंकि मैंने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, उनसे ज़्यादा गिरा हूँ, उनसे ज़्यादा मैंने ज़िल्लतें झेली हैं ज़िंदगी में, मगर उन गलतियों से मैं सीखा हूँ, समझा हूँ, उठा हूँ, कभी हार नहीं मानी मैंने। सो वो कविता है ना सोहनलाल द्विवेदी की, जी सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी। तो लोग लगने लग गया कि ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता है। तो सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। आपके इंट्रोडक्शन से ही मेरे व्यूअर्स को वो एक इम्पैक्ट पता चला होगा कि ये पॉडकास्ट होने कैसा वाला है। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुझे वाइब आ रही है सर अंदर से। मैं तो चाहता हूँ कि आपका ये बेस्ट पॉडकास्ट होता है भाई। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह, और ये आपके दर्शक बनाएंगे, बनाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ब्लू शर्ट में बैठ के हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कमेंट लिख दो भैया। और ये मैडम लिख दो। अरे शी इज कमिंग है मैम, आप जो लाल शर्ट में हैं अपना भी आप कमेंट लिख दीजिए वहां पे। यस। तो व्यूअर्स, पहले 2-3 मिनट में आपको समझ में आ गया कि सर तो बाई लुक पता चल रहा है कि भाई आर्मी में थे, लेकिन अभी की एक्टिंग से ये भी पता चल गया कि बेहतरीन एक्टर भी थे। चला भाई, सर आपकी मोहब्बत है दोस्त। बिल्कुल सर, शुक्रिया। My father is big fan of Nasiruddin Shah. अरे And directly coming to your personal life, who is he? नसीर साहब, Yeah. वो अगर आप देखें तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मेंटर मानता हूँ, अपना टीचर मानता हूँ। मगर रिश्ते में अगर देखें खूनी तौर पे तो जी हाँ, वो मेरे चाचा हैं, मेरे फादर के सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ उनके साथ, मेरा सौभाग्य हुआ है कि ये थिएटर किया है, थिएटर वर्कशॉप्स करे हैं, फिल्में करी हैं इनके साथ। बल्कि जब हम टैशकिन फाइल्स की शूटिंग कर रहे थे, हम आमने सामने थे, वो यूट्यूब पे है वो सीन, या आमने सामने थे। हाँ, मैंने देखा। तो किसी को सेट पे खबर नहीं थी कानो कान के हम हमारा वी आर रिलेटेड। ओके। आई मेंटेन माय डिस्टेंस। ही वाज सर, आई वाज अ जूनियर एक्टर, ही वाज अ सीनियर एक्टर। जैसे कि एक फौज में लेफ्टिनेंट साहब एक जनरल साहब से दूरी बना के रखते हैं, वैसे मैंने बिल्कुल दूरी बना के रखी। शूटिंग के बाद कुछ चंद एक दिनों के बाद लोगों को मालूम पड़ने लग गया कि वी आर रिलेटेड। यार कमाल के आदमी हो यार, बताया नहीं, मैं क्या बताने की ये बात है। तो क्या लगते हैं वो, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मेरे उस्ताद लगते हैं, मैं ऐसे कहूँगा। तो सर ये जो इंडियन आर्मी बहुत बड़ा शब्द है, ये कोई छोटा शब्द है नहीं। उसमें एक छोटा सा रोल भी प्ले करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही बड़ी चीज़ है। बचपन से शौक था, बाद में अंदाज़ा हुआ, या फिर कोइंसिडेंस? क्या जर्नी क्या है इंडियन आर्मी तक आने की? मैं एक्चुअली बचपन में एक्टर बनना चाहता था। ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप बड़े हुए हैं एक ऐसे कलाकार खानदान में हैं नसीर साहब, हाँ बिल्कुल, जिनकी रगों में उनका खून हो तो बिल्कुल, यू नो, तो बिल्कुल। एक वो जज्बा जुनून होता है। बिल्कुल। बट माय फादर वाज इन द आर्मी एज वेल। Okay. क्योंकि सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द कंट्री, डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑलदे से रिटायर हुए थे वो। अमेजिंग। तो जज्बा मेरा फौज में भी आने का था और एक्टर बनने का भी था। बिल्कुल। तो मैंने अपना एनडीए का एग्जाम दिया 12वीं के बाद। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें नाकामयाब रहा मैं। फिर मैंने कॉलेज में एनसीसी करी। फिर मैंने कॉलेज के बाद, कॉलेज भी मैंने इसलिए की खास क्योंकि मेरे को एनएसडी जाना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, आपको एनएसडी था कि जाना है एनएसडी में? और एनएसडी जाने के लिए यू हैव टू बी ग्रेजुएट। बिल्कुल। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन इसीलिए करी। और मैं आई वाज कॉमर्स स्टूडेंट बेसिकली 11th-12th में। तो मैंने आर्ट्स ले लिया क्योंकि मैं विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सब पढ़ूंगा मैं, बेसिक लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा। एंड उसके बाद फिर मैंने एनएसडी के लिए ट्राई किया 2001 में। पंकज त्रिपाठी और मैं, हमने साथ में ट्राई किया। पंकज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, रह चुके हैं बड़े शुरू से। वो ही इज़ बिन वेरी वेरी पैशनेट और टैलेंटेड रह चुके हैं, स्किलफुल। और ये मैंने प्रेडिक्ट किया था 2001 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर ही कि पंकज तुम जिंदगी में बहुत आगे आओगे, देख लेना, तुम्हारा दाखिला यहाँ पर होएगा और उसके बाद तुम ऐसा नाम कमाओगे, तुम छा जाओगे। और मेरी बात सच निकली। पंकज ने भी वही मेरे लिए विश किया था। अच्छा, एंड वो बात भी सच निकली। अरे आई डोंट नो, बस मेहनत कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, नो डाउट सर, नो डाउट। एंड तो पंकज गो थ्रू एनएसडी, मेरा दाखिला नहीं हुआ था। ओके। तो मैंने कहा भाई फिर ट्राई करेंगे अगले साल। तो पंकज ने मेरे को दिलासा दी, अरे कोई बात नहीं अली भाई, आप दोबारा ट्राई करना, मगर एक बात ख्याल रखना, आप हमारे जूनियर जाओगे 1 साल, तो हॉस्टल में हम खूब रैगिंग करेंगे आपकी। तो मैं कहा कोई बात नहीं। तो दूसरी बार भी एनएसडी में नहीं हुआ। फिर मैंने जामिया, जहाँ से आप हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमसीआरसी, यू आर वेरी लकी यार। मतलब मैं इसको नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है ये पूरे एशिया में मास कम्युनिकेशन का, उससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। एमसीआरसी के साथ मैंने बहुत सी डिप्लोमा फिल्म्स करी हैं। यू कॉल इट द टैलेंट ना, बाहर से कोई एक्टर आता है, ये आपका टैलेंट कौन है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने 2001 में रेशु, विजेता, नारो थी उस टाइम, बहुत मेरे दोस्त लोग थे, वरुण थे पपेट्री के टीचर। तो उसके बाद फिर मैंने जामिया के लिए भी मास कॉम का ट्राई किया, उसमें भी मैं नाकामयाब रहा। फिर आई वर्क इन द कॉल सेंटर जेनपैक्ट, जी कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज, मल्टीनेशनल कंपनी थी, और वहाँ पर तकरीबन 1 साल काम किया। और जो मेरी तनख्वाह थी उस टाइम पे, वो फौज में जितनी मिलती उससे कई ज़्यादा थी एक्चुअली। ठीक है।
और मेरा रेज हो रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छे तरक्की कर रहा था मैं। मगर मेरे एक जज्बा जुनून जोश था कि भाई फौज में जाना था भाई, वर्दी डालनी थी, भला ही मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन करने जाऊं, भला ही मैं 5 साल के लिए जाऊं, फौज में जाना है। फौज में जाना है। हाँ, तो मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया और मैं उसमें कामयाब गजब हो की गया। देशभक्ति है सर, गजब की देशभक्ति है। मतलब ये कोई आम इंसान इमेजिन नहीं कर सकता जिस लेवल की आप बात कर रहे हो सर। थैंक यू ब्रदर। और आप बार बार बता रहे हो कि कैसे बैकलैश आपने फेस किया, कहीं नहीं एडमिशन हो पा रहा है, फिर ट्राई किया, फिर वहाँ नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद भी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचना, और ये एनर्जी व्यूअर्स मेरे सोच रहे होंगे किस बंदे को इसने यहाँ पे ये के टॉनिक है, मगर मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा। एनर्जी के टॉनिक यहाँ पे रखा हुआ ओके, है। यू आर टॉकिंग अबाउट डाइट कोक। लेट्स शो टू आवर व्यूअर्स। ये प्रमोट नहीं कर रही है ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड तला यहाँ पे actually, प्रमोट कर रही है। तो टॉकिंग अबाउट एनर्जी, व्यूअर्स हमारे सोच रहे होंगे कि आर्मी वाले तो वैसे बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर से, नो डाउट बहुत एनर्जी होती है, लेकिन एक अलग सी वाइब है, आपसे मिलने के बाद सामने वाला चार्ज हो जाएगा। अरे वाह, धरा से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के अंदर, नेशनल न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ पे और भी स्पीकर्स थे, एंड देन तला हैड द कॉन्फिडेंस, मेरे पास आए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और बोला सर मेरा पॉडकास्ट है, आप आओगे? मैं बिल्कुल आऊँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तला की आंखों में जो आग मैंने उस टाइम पे उस दिन मैं देखी थी ना, जो पैशन, जो जज्बा, जो जुनून तला की आंखों में ही था वो, कि भैया ये बंदा कुछ कर दिखाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नहीं, शुक्रिया। seriously। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल सर, क्योंकि मेरी तो कोई सर सोशल मीडिया पे वजूद है ही नहीं। कोई वजूद नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उस मौके पे आप जैसी शख्सियत का वक्त मिल जाए, और आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि सर यहाँ पे मेरे साथ सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने 2 घंटे ट्रैवल करके हमारे स्टूडियो तक पहुँचे, उसके बाद कुछ इश्यूज़ के वजह से शेड्यूल लेट होता गया, जिसके बाद अभी हम लोग शाम में शूट कर रहे हैं, और सर की एनर्जी जो सुबह में मैंने देखी थी वही एनर्जी अभी शाम में, और ये एनर्जी घर में भी ऐसी एनर्जी है सर आपकी, ऐसा पर्सनल लाइफ में एनर्जेटिक रहते हो आप। मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं रिसर्च कर रहा था सर के बारे में, मुझे पता चला कि सर बचपन में बोल भी नहीं पाते थे अच्छे से, हकलाते थे, और आज सही। इतने ब्रिलियंट स्पीकर, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, जोश टॉक्स, मेनी नेशनल टेलीविजन आपको सर चाहते हैं कि आप आ जाओ। व्यूअर्स आज के वक्त में टीवी चैनल्स वाले चाहते हैं कि भाई मेजर मोहम्मद अली शाह का वक्त मिल जाए, 2 बाइट मिल जाए, तो इतना वो स्किल जो है, स्पीकिंग स्किल, एक जो बोल भी नहीं पा रहा है बच्चा, और आज इतना ब्रिलियंट स्पीकर कैसे? आपने जो बाइट की बात की, क्योंकि आपके ही फ़ोन से मेरा कैमरा काम नहीं करता, आपके फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करके, वो लाइव चाह रहे थे तो मैं आपके फ़ोन से रिकॉर्ड करके मैंने यस, हाँ। देखिए, बात ऐसी है कि बचपन में कुछ बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, और जब बोलना भी सीखते हैं तो बहुत लेट सीखते हैं। बिल्कुल। और लेट सीखने के बावजूद भी उसके बाद फिर वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, आटक आटक के बात करते हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जी सर। उससे कोई दोस्ती नहीं करा जाता है, हाँ। वो पीछे बैठते हैं क्लास ऐसा, में, हाँ, और बिल्कुल। हमेशा आइसोलेटेड किड, और ही ऑलवेज टीज एंड बुलीड एंड ऑलवेज पिन डाउन, और हर सब्जेक्ट में जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस की तो कुछ नाम निशान नहीं है, तो हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे होते हैं। अच्छा। वो बच्चा मैं था बेसिकली। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और बहुत पतली सी आवाज़ थी भैया, और मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी भैया स्कूल में, स्कूल और कॉलेज में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स्ड चाइल्ड। मगर एक दिन मैं स्टेज पे गया, रंगमंच पे, क्लास 7th में, और एक कविता सुनाने के लिए। बिल्कुल। और वो आपने सुनी है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा? पुष्प की अभिलाषा, जो आज की तारीख में बहुत इसका महत्व होगा। बिल्कुल। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अमेजिंग सब, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, और आपकी आवाज़ ने इसे और बेहतरीन बना दिया। तो ये थी कविता, तो मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ। और रंगमंच पे तो मैं बस बोला, मेरे हाथ कांपने लग गए, शक्ल लाल हो गई, पसीने छूटने लग गए, लगा धरती बस फट जाए और मैं इसमें कूद जाऊं बस। मैं बस बोला धन्यवाद, और मैं आके बैठ गया पीछे। ऑन स्टेज भूल गए? ऑन स्टेज भूल गया मैं।
एम्बैरेसिंग, टोटली बहुत एम्बैरेसिंग embarrassing था। सिचुएशन। और सब मेरी तरफ देख रहे हैं और हाँ। हाँ भैया इसकी वजह से हमारे हाउस के नंबर कम हो गए, इसको हम बताएंगे बाद में। उस दिन रात को ना तला मैं बहुत रोया मैंने कहा यार ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी भैया। तो मैंने अपनी अंग्रेजी की रीडर निकाली, इंग्लिश की रीडर निकाली, आईने के आगे बैठ के मैं सुबह तक रात भर मैं वो पोएम्स याद करता रहा, बोलता रहा बैकवर्ड्स। मैं टंग ट्विस्टर सीखे रातों रात। अच्छा। Like Betty butter bought a bit of butter, but the butter was bitter, so Betty butter bought a bit of better butter to make the bitter butter better. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? She sells seashells on the seashore, but the seashell on the seashore are not seashells at all. तो इस तरीके मैंने और भी बहुत से टंग ट्विस्टर सीखे मैंने। बहुत बेहतरीन सर। तो उसके बाद फिर पहली क्लास अंग्रेजी की थी, तो टीचर ने पूछा कौन पढ़ेगा। तो वही बच्चा जो बोल नहीं पाया करता था उसने अपना हाथ उठाया। सबने कहा ये दिस इडियट ये पढ़ेगा। हो गया कबाड़ा। जब मैं गया क्लास के आगे खड़ा हुआ एंड इट वाज वी वर रीडिंग द फर्स्ट क्लास इंग्लिश एंड इट वाज विलियम शेक्सपियर्स स्पीच फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, शैलॉक स्पीच थी। ओके। He hath hindered me and disgraced me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thought at my bargain, and what reason? I am a Jew, hath not a Jew eyes, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt by the same weapon. If you tickle us, do not laugh. If you prick us, do not bleed. If you harm us, do not revenge. The will you teach me. And I went on. अमेजिंग। उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टेज पे गया कुछ महीनों बाद, फिर एलिक्यूशन कंपटीशन। साउंड्स मोर लाइक हिटलर। हिटलर्स स्पीच। वो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है हिटलर। तो उसके बाद हाँ ही तो गुड ओरेटर था। तो उसके बाद फिर मैं इस बार स्टेज पे गया और इस बार मैं कहा प्राइज जीत के आऊँगा मैं। हाँ। और इस बार मैंने जब रेजोल्यूशन हो रहा था तो थर्ड प्राइज पहले अनाउंस हुआ। मेरा थर्ड प्राइज तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। बिल्कुल रेडी हो गया बिल्कुल। अच्छा। थर्ड प्राइज आया तो गर्ल को आकांक्षा, तो आकांक्षा का नाम इंट्रोड्यूस हुआ। सो मैं भाई सेकंड प्राइज एक और था, वही तला भाई थे। आप तला ये वाले तला नहीं, हाँ। अलग तला थे। हाँ। तो उनका नाम अनाउंस हुआ तो भैया मैंने कहा गया काम से, अगली बार मैं आऊँगा, इस बार हार नहीं मानूंगा, अगली बार मैं प्राइज जीत के आऊँगा। मगर जब फर्स्ट प्राइज के नाम आया ना, फर्स्ट प्राइज में इंट्रोड्यूस हुआ, नाम आया मोहम्मद अली शाह। ओह। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। बस वो दिन और आज के दिन फिर मैंने पलट के देखा, फिर रुका नहीं। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। चिंगारी चाहिए होती है, चिंगारी चाहिए एंड इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आप अगर अपने आप में खुद में यकीन रखेंगे ना कि वो पावर आपके अंदर है, वो बात आपके अंदर है, बिल्कुल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी। अगर आप खुद अनश्योर होंगे अपने बारे में ही, डरोगे, तो आप हिल टकमा जाओगे। You have to be sure. If you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you'd like to win but think you cannot, there's almost a hint you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men, but sooner or later the person who wins is the one who thinks he can. तो मैं सोचा भाई अब मैं कर सकता हूँ। सर अब मुझे समझ में आ रहा है मैं किसका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे इससे पहले अंदाजा नहीं था मैं किसका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। मेरे को अंदाजा हो रहा है मैं किसी साथ बैठा हूँ भैया। अरे नहीं सर, गुड स्पीकर इतना नहीं, वाकई में मैंने बहुत कुछ सीखा तला भाई से। अरे नहीं सर, नहीं सर, वाकई में बहुत शुक्रिया सर, बहुत बस उसके बाद ना भाई वो दिन और आज का दिन मैं पलट के देखा। मेरे को स्कूल में वही बच्चा जो तुतलाया करता था, हतलाया करता था, मेरे को बेस्ट डिबेटर मिला, बेस्ट एलिक्यूशन मिला, बेस्ट पोएट्री रेसिटेशन मिला, बेस्ट एक्टर मिला। फिर मैं टेडेक्स पे आया बाद में। फिर मैं विदेश के लोग, मतलब हिंदुस्तान के नहीं अन्य देशों के लोग मेरे को बुलाने लगे टेडेक्स पे। टेडेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। बिल्कुल सर, और वही बच्चा जो मंच पे स्कूल में लाइन में भूल गया था, वो मंच पे गया। फिर वो अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर बन गया और फिर उसने विश्व में सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। So that's it. So I enjoy speaking. I speak from my heart. I express with passion. मैं जो करता हूँ भैया टूट के करता हूँ। बिल्कुल सर, वही रीज़न है ना। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। हमने सर अभी देखा हमारे मुल्क के लिए जो अभी वक्त गुजर रहा है, कहीं हद तक एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पाकिस्तान रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक प्रोवोक करना इंडिया को, वो
क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि भाई तुमने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, तुम उनको फंड कर रहे हो, तुम हाफिज सईद जैसे लोगों को तुम वो देते हो, सिक्योरिटी देते हो, उसके बाद जब आप पे सवाल भी उठती है तो आप बिल्कुल एकदम मुझसे साफ तो है ही नहीं कोई दुनिया में। ये पाकिस्तान का जो ये वाला सीन है, ये जो इनका ड्रामा है, मैं समझना चाहता हूँ क्यों है और कैसे है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हाँ। पाकिस्तान को मैं कहूँगा आतंकिस्तान, पहली बात तो ये है। बिल्कुल। Because पाक मीन्स वेरी क्लीन एंड वो Yeah. साफ नहीं है। इट्स अ रोग नेशन, सब जानते हैं ये बात। बिल्कुल। बदमाश हैं, एक नंबर छठे बदमाश हैं। अच्छा, अब सुधरेंगे कभी नहीं। कुत्ते की कभी दुम को सीधे होते हुए देखा है आपने? नहीं नहीं देखा। देखा है। कुछ भी कर दो आप, ट्यूब डाल के रख दो, सीधी होगी नहीं। तो उसका इलाज अगर आप सोचे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाएगा, वो मान जाएंगे, बेशरम है। उनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और परमानेंट इलाज इज़ नॉट के इंजेक्शन दे दिया, दवाई खिला दी या सर्जरी कर दी। मैं बताऊंगा परमानेंट इलाज क्या भी है उनका। तो पाकिस्तान क्या है ना कि देखिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया? 2011 में पाकिस्तान के अंदर पाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर पे तो रेड कॉर्नर नोटिस भी हैं, इंटरपोल नोटिस भी हैं। 99 में दिसंबर में जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल एयर इंडिया बिल्कुल। फ्लाइट की, जो अफगानिस्तान ले गए थे, वो मौलाना मसूद अजहर का नाम उसमें सामने आया था। अब ऐसे ऐसे लोगों को आप पनाह नहीं, आप पालते हो, आप फंडिंग करते हो। यार मुझे ताजुब होता है, हमने एयर स्ट्राइक करे, क्योंकि आपको मैं इसका हल्का सा, सब जानते हैं वैसे, फिर भी हम बोलना चाहूँगा। 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर, जिसको दुनिया लोग मौलाना मुनीर के नाम से जानती होगी, वो बयान देते हैं, एक शर्मनाक, विपत्तिजनक, घटिया, बेहुदा बयान देते हैं। वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी पीओके में। वो भी पीओके। आप बताओ यार, हद हो जाती है। ठीक है, और वो क्यों पाकिस्तान के अंदर आतंकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? उनकी सेना में हिंदू नहीं है क्या? माइनॉरिटीज नहीं है क्या उनके यहाँ पे? तो उनके चीफ, मेरे को शर्म आती है ये बोलते हुए कि भाई एक वर्दी वाला कोई भी इंसान ऐसा बोलना दूर की बात, सोच भी सकता है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करी। 22 अप्रैल को पहलगाम, जो कि बहुत शांतिपूर्वक इलाका है, वहाँ पर मैंने शूटिंग भी करके है। हैदर विशाल भारद्वाज की शूटिंग वहाँ पर की थी। बजरंगी भाईजान की काफ़ी हद तक शूटिंग वहाँ पर हुई थी। मौजी, एक कश्मीरी फिल्म वहाँ पे हुई थी। अवरोध वेब सीरीज जहाँ पे मैंने एक्टिंग करी, उसकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी। तो कई सारे शूटिंग के लिए वहाँ पे, तो बहुत शांतिपूर्वक इलाका है। अच्छा। टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, एक बहुत कायराना टेररिस्ट अटैक हो जाता है। और वो भी कैसे? नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, जाके मोदी से कह दे। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। बड़ी हेल यार। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या है, गुस्सा, आक्रोश हर एक हिंदुस्तानी में जागता है, और था ऑलरेडी, मगर अभी हद पार कर दी। ऐसा हमला उग्रवादी का, देखिए पहलगाम, पुलवामा में हमने हमारे 40 तकरीबन ब्रेव हार्ट्स, बहादुर नौजवान मारे CRPF के, मगर ये गुस्सा बहुत था। तो मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था उस दिन शाम को। जी सर। जो बहुत बड़ा वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने इसको छापा। मैंने पढ़ा है, बिल्कुल जी। और उग्रवादियों को मैंने पहले, जब फौज में था तब गोलियों से मारा, उसके बाद शब्दों से मारा इनको मैंने। और पहलगाम के टाइम पे भी मैंने ओपन लेटर लिखा था इनको, जैसे मोहम्मद को इस बार बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो बॉलीवुड एक्टर्स पे भी लिख दिया ओपन लेटर, बिल्कुल। तो उसके बाद देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब गए थे सऊदी अरेबिया, जद्दा गए में थे, 2 दिन के दौरे पे थे। उनको अपना दौरा 1 दिन में रद्द करना पड़ा, और फटाफट रात को हम सोए तो मोदी साहब सऊदी अरेबिया में थे, सुबह उठे तो वो हिंदुस्तान आ इंडिया में थे, बिल्कुल। हाँ। और फिर मीटिंग पे मीटिंग होती हैं, सिक्योरिटी मीटिंग होती हैं, रक्षा मंत्री के साथ, CDS के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ की चीफ के साथ वो मीटिंग होती हैं, क्या होने वाला है। अब इतने टाइम में ही हमने करा कुछ भी नहीं था तला भाई। नहीं किया ना, 14 दिन कुछ नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान थड़ा कांपने लग गया। उनके मिनिस्टर पार्लियामेंट में बयान देते हैं, अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा, भागो भागो। सही, तो वहाँ सही। के जो मिनिस्टर जनरल अपने फैमिलीज को वहाँ से दूर दराज भगाने लग गए, जहाज बुक कर करके, चार्टर्ड फ्लाइट बुक करके भगा रहे हैं अपने फैमिलीज को। जनरल आसिम मुनीर ने तो अपने परिवार को बाहर भेजा था। बिलावल भुट्टो जरदारी, कार्टून ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वो सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर स्पीच बयान करता है, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। अच्छा। अरे खून किनका, अपना बहाओगे? पागल आदमी है क्या? तो एनीवे, तो उसने फिर अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया भैया। बताइए। ठीक है,
जनरल आसिम मुनीर डर गए थे, वो छुप गया बंकर के अंदर। जोकर तो हाईएस्ट ऑर्डर यार, वो छुप गया बंकर के अंदर। वो बंकर में जाके छुप जाता है, ठीक है। तो मैं नेशनल न्यूज़ चैनल पे था, तो मैंने बोला हिंदुस्तान का एक्स आर्मी मेजर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर को ओपन चैलेंज करता है, उनको चुनौती देता है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, दम है, तो बाहर आओ, कमान बंकर के बाहर। यस। अब महज इत्तेफाकी बोल लो, उस दिन हम देखते हैं जनरल आसिफ मुनीर एक टैंक पे खड़े होकर यार रेगिस्तान के अंदर खूब जोश की एक्टिंग, मैं जोश की एक्टिंग कर रहा था वो। और जो वहाँ पे आए हुए थे फौजी, उनको मैं कहूँगा भाड़े के टट्टू वहाँ पे पाल रखे थे, वो जोश दिखा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और टैंक के ऊपर एक स्टार प्लेट थी, अगर लोग गौर करेंगे, ये स्टार प्लेट होती है जो एक गाड़ी होती है ना, जो स्टाफ कर होती है जनरल साहब के या ब्रिगेडियर साहब की, ब्रिगेडियर गेट्स 1 स्टार, मेजर जनरल गेट्स 2 स्टार्स, लेफ्टिनेंट 3 स्टार्स, और जो फुल जनरल होता है, जो चीफ होता है, उसका 4 स्टार होता है। अच्छा भैया स्टाफ कार पे होती है, टैंक के ऊपर 4 स्टार, मैंने पहली बार देखा है, मजाक उड़ गया। यानी कि ये पूरा सेटअप था, स्टेज मैनेज था कि भाई यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ भांड करूँगा, तुम लोग तालियां बजाना, ये वो करना, और एक संदेश दिखेगा, कार्टून। अच्छा, उसके बाद फिर वो डरे हुए थे, अब क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हमने अपना टाइम लगाया भाई, हमने 14 दिन के बाद बिल्कुल जब मॉक ड्रिल्स का ऐलान हो रहा था, मॉक ड्रिल का 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजेगा, लोगों को पता नहीं था क्या करने वाले हैं, तो लोग अगले दिन क्या होएगा। हम सोए, मैं 2 बजे रात को फ़ोन बजता है मेरा, और मैं जैसे ही फ़ोन उठाया उसी टाइम पे कॉल वेटिंग 10 और चैनल्स की, एक ही टाइम में। क्या कुछ बड़ा हुआ है, कुछ तो बात हुई है, कुछ तो हुआ है। 2 बजे, एंड देन आई गॉट टू नो एट अबाउट 1:44 AM इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, सेम टाइम। हाँ उसके बाद मतलब जब न्यूज़ चैनल्स को मालूम पड़ा तो इट टुक देम अ फ्यू मिनट्स या मालूम करने में। तो उन्होंने 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पे निशाना चुन चुन के उनको तहस नहस किया था। बिल्कुल प्रिसाइज, एक्यूरेट। हाँ, प्रिसाइज्ड, द मेन वर्ड इज प्रिसाइज्ड। हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर ग्रुप्स को टारगेट किया ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तला भाई खास बात ये है, दाग देता हूँ मैं हमारे फौजियों की, कि एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ, एक ईंट नहीं हिली आसपास में जहां पर नहीं करा था हमला वहीं हुआ सर। जबकि हम ये जानते हैं कि उनकी आर्मी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, वही फंड करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिसाइज टेरर ग्रुप्स के ठिकानों पे हमला किया, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बेशर्मी पार कर दी, जैसे वो हर बार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिविलियंस को मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत उस पर भी आऊँगा मैं। फिर ना हमने जब टीवी पे न्यूज़ पे देखा कि ये लोग फातिहा पढ़ रहे थे, जनाजे पे आए थे, पाकिस्तान की आर्मी वर्दी में आतंकियों की फातिहा पढ़ी है, लास्ट राइट्स से क्या कहते हैं वैसे। तो हमने कहा यार उनको कदा दे रही है, मैं हद हो गई यार, और रो रहे हैं। उनके लिए एक संदेश, एक 2 लाइन में एक शेर है पाकिस्तान की आर्मी के लिए, जो रो रहे थे ना वहाँ पे उग्रवादियों के जनाजे पे, अभी तो बस शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो वो बेशर्मों की तरह, मतलब दे एक्चुअली हैड ऑर्गेनाइज्ड दैट, मतलब यानी कि उनको वो आतंकी नहीं मानते, उनको वो फ्रीडम फाइटर मानते हैं। बिल्कुल। बददिमाग हो क्या? नहीं सर, वो तो जानते हैं अंदर से। हाँ, वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, एंड यू नो नहीं, एंड उनको जो हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे, हाँ, क्योंकि आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, तो सरहद के उस पार भी अगर ये वीडियो जाता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए फ्रीडम फाइटर में बड़े तसल्ली से मैं समझा रहा हूँ, फ्रीडम फाइटर कभी महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे, निहत्तों पे, टूरिस्ट पे हमला नहीं करता है। एक आतंकवादी डरपोक कायर उन पे हमला करता है। उन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा, हमने उनके टेररिस्ट को मारा। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेलिएट करोगे पाकिस्तान? और हमने बोला, हमें पाकिस्तान में हमने निशाना नहीं बनाया, हमने आतंकियों पे निशाना बनाया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आतंकी रिएक्ट करें तो अलग बात हुई। हाँ। पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि वो रिएक्ट करेंगे। फिर उस दिन फिर उन्होंने 15 हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारे S-400 थे, हमारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे, नाकामयाब रहे। वो सुदर्शन चक्र एग्जैक्टली, वो नाकामयाब रहे। हाँ। और उसके बाद फिर हमने कहा अच्छा भैया तुम हमारे मिलिट्री के पास आओगे,
देखो हमारी नीति बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। बिल्कुल। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है भैया, आ जाओ, अब दिखाते हैं तुमको। पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हमला किया। ये आपको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अगर मिलिट्री रनवे है, जहाज जहाँ पे एयरफोर्स का रनवे है, अरे रनवे ही तहस नहस कर दिया तो जहाज पाल के भी आप क्या करोगे? जहाज का कहाँ पे टेक ऑफ करेगा? राइट। वो तो सर चाइनीज टॉय वैसे भी हाँ, कुछ काम आने वाला है कुछ नहीं। काम तो है। ठीक है, हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, यानी कि अब पाकिस्तान अंधा हो गया उसके बाद। हाँ सर, आई वॉज कमिंग टू दैट, मैं आने वाला था उस पर। हम देखा करते थे सर इजराइल में, सुना करते थे कि हमास जब अटैक कर रहा है तो इजराइल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हवाई में ख़त्म कर दे रही है। तो उस वक्त मेरी और मेरे पापा में भी डिस्कशन हुआ करती थी कि यार इजराइल के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम बात किया करते थे अपने में। लेकिन आज हमें खुद अपने देश में देखने को मिला सर, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि उनकी एक भी मिसाइल जो वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के किसी भी जगह पे वो निशाना बना सके, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है व्यूअर्स कि आज हमारे पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिस पे दुश्मन ने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी एक जगह पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। बिल्कुल तला भाई, देखिए अमेजिंग। और जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमस ने किया, जो कायराना हमला वहाँ पे उग्रवादी हमला किया, वहाँ पे इन इजराइल के पास तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, आयरन डोम इज द नंबर 1 माना जाता है। वो काम नहीं आया उनके। हमले हुए, मिसाइल से हमले हुए इजराइल के अंदर, रेव पार्टी के अंदर हमले हुए। बिल्कुल। तो उसी तरीके से इंस्पायर्ड बाय दैट मैं कहूँगा, जब आतंकी हमला हमारे देश में हुआ पहलगाम में, तो उसके बाद देखिए हमारा जो S-400 है, बिल्कुल इतना कारगर है। ये वो इक्विपमेंट है जिसकी तुर्की पे उस पे सैंक्शन लग गए थे और हमें खतरा था, हमें जोखम था कि हम आइसोलेट हो जाएंगे अगर हम ये रूस से लेते हैं ये इक्विपमेंट। तो लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, लो, और अच्छा हुआ हमने लिया। फर्ज करिए अगर वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होता तो कितनी बर्बादी, बहुत तबाही होती है सर, बहुत जाने जाती तब तो। मैंने इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल पे, कुछ लोग पूंछ में थे, उनने बोला सर अगर आयरन डोम नहीं होता, ये S-400 नहीं होता हमारे पास, तो जैसे गाजा का हाल हम देखते हैं ना न्यूज़ में, वैसा हाल होना था वहाँ पे। आप सोचिए हमारी सेना ने कितना बखूबी, कितना अच्छा काम किया है सटीक तरीके से। एक तो डिफेंड अच्छे से किया, बिल्कुल बिल्कुल, और अटैक भी प्रिसिशन के साथ किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इंटेलिजेंस के साथ। हमको फौज में सिखाया जाता है जोश के साथ होश। सर लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज स्टक करती है। हम सर घर में घुस के मारे हैं, हमने मारा। हमने जब वो सिचुएशन को अगर हम टाइमलाइन के साथ साथ देखें तो सबसे पहले तो उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, उसके बाद हमने प्रिसाइज्ड लोकेशंस पे अटैक किए, जिसके बाद उन्होंने उसको एक बेस बना करके रिटेलिएशन किया, और फिर वो एक रिटेलिएशन के दम पे वो कूदने लगे थोड़ा कि हम तो रिटेलिएट करेंगे, इंडिया कुछ करेगा तो फिर करेंगे। इंडिया ने एयर बेसेस उड़ा दिए, जाओ एयर बेसेस उड़ा दिए। अब फिर वो बात करने लगे कि रिटेलिएशन का। सर इसी बीच जब देश अपने पुरजोर जोश में था, जब हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से दुनिया के सामने एक मजबूत देश का नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त सर सीज फायर अचानक से कहीं ना कहीं सर एक सच्चे देशभक्त के लिए थोड़ा सा हर्ट किया वहाँ पे। ओके, गुड क्वेश्चन। मैं ये समझाता हूँ। देखिए हाँ चला भाई, मैंने सन 2003 की बात है, आज से 22 साल पहले तकरीबन, मैंने 30 मीटर के फासले पे था मैं JNK में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। यहाँ पर हमारी पोस्ट थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और 30 मीटर के बाद पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की पोस्ट थी। इतने करीब थे हम। और रोजाना वहाँ पर या तो कभी वो ग्रेनेड फेंक देगा या तो फायरिंग कर देगा। तो ग्रेनेड फेंकना बड़ा आसानी से, 30 मीटर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप से बदमाशी इन्होंने बहुत करी, और मैंने अपनी आंखों के सामने गोलियां यहाँ से जाती हुई देखी हैं, एक कान के करीब में से, और अपने साथियों को खून में लथपथ मरते हुए देखा है। और सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा है ना तला भाई, ये नहीं कि मैं सरहद के पास दुश्मन का सामना कर रहा हूँ ना, सबसे मुश्किल काम मैंने करा है जब मैं किसी के घर पे फ़ोन करता था ना, ये बताने के लिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जो रिएक्शन, जो चीख पुकार उस साइड से मेरे को आती थी, वो अब तक मेरे को याद, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सोच के। अब ये बहुत मुश्किल काम होता है, सोचिए। तो मैंने वो खून खराबा देखा है,
और गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन क्योंकि मैंने वो खून खराबा देखा है, इसलिए मैं तला भाई पर्सनली अगर आप पूछें एज अ फौजी, मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता हूँ वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जंग में क्या होता है ना, नुकसान दोनों का होता है। बिल्कुल। एक का ज़्यादा होएगा, एक का कम होएगा। एक की इकॉनमी 30 साल पीछे जाएगी, दूसरे की 10 साल पीछे जाएगी, मतलब जाएगी तो पीछे जाएगी तो। एक के फॉर एग्जाम्पल एक फिगर बता रहा हूँ ऐसे ही रफ फिगर, एक के 100 आदमी मरेंगे, दूसरे के 10 आदमी मरेंगे, और मरेंगे तो 10 आदमी क्यों, एक आदमी क्यों गंवाना है? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। मगर इस बार, और मैं बहुत शांतिपूर्वक आदमी हूँ बाय द वे, लोग सोचते हैं कि फौजी आदमी जोश फायर, हम लोग पर शांत आदमी होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बड़े लोग सोचते हैं मार्शल आर्टिस्ट बहुत गुस्से वाले होते हैं, दे वेरी कूल काम कंपोज पीपल थिंक दैट आर्मी पीपल आर वेरी हॉट हेडेड। हम लोग बड़े काम लोग होते हैं वैसे, हम लोग ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मगर इस बार ना पाकिस्तान ने जो किया है, उन्होंने मांगा है, उन्हें भीख मांगी है, उनको आदत पड़ गई है इतनी भीख मांगने की, उन्होंने भीख मांगी है कि आ बैल मुझे मार, मुझे पीटो, आओ, बिल्कुल। मैं पिटना चाहता हूँ, मेरे को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवानी है अपनी, मुझे शौक है, आओ। हमें मजबूर किया है, वी हैड नो चॉइस। भाई जंग कोई नहीं चाहता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सच में जंग चाहता है। वो जिंगोइज्म जिस तरीके से करता है ना, हाँ जी, बिल्कुल, नो डाउट सर। हम शांतिपूर्वक देश हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब नाउ वी केम टू अ सिचुएशन जहां पर हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं, मगर हमको पाकिस्तान की बर्बादी करनी थी उस टाइम पे, तो हमने करी। और इतना बेशरम मुल्क है भैया, 99 में कारगिल के टाइम पे हमने इनके घुसपैठी सिविल ड्रेस में आ गए थे हिंदुस्तान में, उनको मारा। मारने के बाद जब उनके शव में दिखा कि रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड्स मिले, मतलब वो सिपाही थे, फौजी थे, घुसपैठी नहीं थे, वो उग्रवादी नहीं थे वो, तो पाकिस्तान को बोला कि भाई सरकार को कि आपके फौजी मारे हैं हमने, आप ले लिए वापस। तो नहीं, ये हमारे फौजी नहीं है, आपको जो करना है करो, हमें नहीं चाहिए वापस। कोई एक मुल्क जो अपने फौजियों की शहादत को पहचाने ना, हाउ कैन आप क्या जवाब दोगे उनके घर वालों को? तो एनीवे हमने फिर पूरे इज्जत आबरू के साथ उनको दफनाया। ग्रेट। वी गिव देम अ वेरी रिस्पेक्टेबल बेरियल। जो एक फौजी दूसरे फौजी का सलूक करता है, वो सलूक हमने किया। ठीक है, हमने 71 में 71 में जब मेरे फादर ने भी लोंगेवाला से बड़े बहादुरी से लड़े थे, वो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे इनसे, पाकिस्तान ने घुटने टेके थे हमारे आगे। सुधरा नहीं पाकिस्तान, तब नहीं सुधरा, तो अब क्या सुधरेगा भाई? हाँ जी, बिल्कुल। तो वो 65 में हार चुके हैं हमारे साथ, 71 में हार चुके हैं, 99 में हार चुके हैं, अभी हार चुके हैं। उसके बावजूद भी वो जश्न मना रहे हैं भाई, है? आप कैन यू इवन इमेजिन एक मुल्क जो हार जाए, उसके बाद हारने के बाद उनके फौजियों को गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, वो भी किस पे? हमारे क्रिकेटर को, शाहिद अफरीदी को शायद वो अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, अब मैं उसमें भी आऊँगा। हमारे एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब 99 में, उनके कप्तान साहब आए एक, उनको लगा ये उनका कप्तान शेर खान ऐसे कुछ नाम था शायद, बड़े बहादुर से लड़ा है, हम रिकग्नाइज करते हैं, वी आर प्रोफेशनल आर्मी है। तो उन्होंने बोला भाई उनको मार दिया फिर कैप्टन शेर खान को। उसके शव में एक चिट्ठी, एक साइटेशन हमारे ब्रिगेडियर साहब ने लिख के दी कि आपकी सेना का कप्तान साहब बड़े बहादुरी से लड़ा था, इसको एक गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाए। उसको निशान हैदर, जो कि हिंदुस्तान के परमवीर चक्र के बराबर का होता है, उसे नवाजा गया पोस्ट्यूमस, हमारी रिकमेंडेशन पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, हमने तो उनको गैलेंट्री अवार्ड दिलाया, उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की बॉडी के शव को एम्प्यूटेट करके टुकड़े टुकड़े करके आँख निकाल कर वापस भेजा। ये था पाकिस्तान की, मैं क्या बताऊँ, शेमफुल। अब शाहिद अफरीदी की बात की ना आपने, हाँ भैया हारने के बाद उनका जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो डिक्लेयर करता है हम विक्ट्री, हम जीत गए। लॉजिक। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, वो जैसे रैली निकाली, कुछ ज्यादा एक्टिव थे वो। उसको शील्ड, सुना है ऐसा कि शील्ड मिल रही है, इट्स अ गैलेंट्री अवार्ड समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, कोई ऑर्डर मिल रहा है। भैया अब पाकिस्तान में मैं हिंदुस्तान के हर एक मीडिया चैनल पे, हर एक ऑलमोस्ट पे, मैं बैक टू बैक्स, ना सुबह का ठिकाना, ना रात का, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ नहीं। एंड मैं नहाया नहीं था यार 4 दिन से, बस लगातार मैं बैक टू बैक। तो मैंने तुलना करी जनरल आसिम मुनीर की और उसामा बिन लादेन से, ग्लोबल टेररिस्ट,
और ये मैंने नहीं की, ये शुरुआत अमेरिका से किसी ने कर रखी थी पहले। अब उसके बाद मैं पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे यूं वायरल हुआ, ट्रेंडिंग हो गया मैं चंद एक दिनों विलन। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा इट्स कॉम्प्लीमेंट यार, अगर मेजर मोहम्मद अली शाह का नाम पाकिस्तान की मीडिया चैनल पे विलन चल रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट है भैया, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके और फिर मैं चैलेंज भी किया था उनके चीफ आर्मी स्टाफ को। हाँ। तो अच्छा, मेरे जो दोस्त लोग हैं अमेरिका बाहर की, जहाँ पे पाकिस्तानी चैनल बैन नहीं है, हाँ, उन्होंने टीवी ऑन की, ट्रेंडिंग में था, कभी भी आप पाकिस्तानी चैनल ऑन करो तो मैं आऊँगा उस पर। हाँ, वो क्या करते थे, चलाक चटकी हैं, बेवकूफ़ है एक्चुअली, वो इंडियन मीडिया से हाँ, स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पे ऊपर उर्दू में लिखेंगे कुछ, नीचे उर्दू में लिखेंगे कुछ, हाँ, और फोटो लगा देंगे इस टाइप से। वो बहुत इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे थे। हाँ, देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जब जंग होती है बहुत होता है। अब आप देखिए एक बात और, पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम दरख्वास्त करते हैं कि पैसे दे दो हमको, हमारे पास एम्युनिशन, गोली बारी जवाब देने का पैसे नहीं है, ये IMF के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, आओ, ये ट्वीट आई पहले। फिर एक ट्वीट आई उनकी कि हिंदुस्तान की सेना ने कराची पोर्ट पे को तहस नहस कर दिया है। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो वेरीफाइड है उस पर आई। तो हिंदुस्तान की मीडिया ने भी बोला कि भैया ये तो कराची पे हमला हो गया। एंड बाद में ये लोग बोलते हैं कि भाई इनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और ये हाँ, वो, बिल्कुल। तो ये किसी ने की बदमाशी थी, ऐसा उन्होंने बोला। तो जो ये अक्यूज़ करेंगे इंडियन मीडिया की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से होता है, मैं मानता ही है ना, एक का ज़्यादा एक का कम। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई पाकिस्तान की तरफ से, शर्म की बात है जी। एक नैरेटिव वॉर भी तो होता है ना सर। हम सिर्फ सरहद पे नहीं लड़ते हैं, आज के दौर में हम कहीं ना कहीं मीडिया से उससे बड़े तादाद में लड़ते हैं, क्योंकि दुनिया देख रही होती है कि कौन जीत रहा है, तो हमारी मीडिया तो दिखाएगी। और हमसे ज़्यादा कहीं हद तक पाकिस्तान की मीडिया ने तो हद पार कर दिया था। तो नैरेटिव वॉर तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे नैरेटिव वॉर में हम थोड़ा पीछे दिखे। कई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने ये चलाया कि हमारे राफेल गिरा दिए पाकिस्तान में। तो ये कहाँ पे चूक हुई है? ये पाकिस्तान की गलतफहमी है और उसका मिस इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। वो अपने आप को फ़न ख़ास समझते हैं और ये सोच रहे हैं, ये झूठ, बहुत बड़ा झूठ। पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए एलॉन मस्क की तरफ से, क्योंकि ये झूठ फैला रहे थे ये लोग। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली इनको लगा, गलतफहमी में थे ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी में थे ये। तो क्योंकि झूठ, जब आप झूठ इतना बोलते हो, आप यकीन करने लगते हो कि झूठ सच है। बिल्कुल। तो इनको लगा कि हाँ कुछ हुआ है, मगर ये सब झूठ है। हमने इनको धूल चटाई है इनको पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर। सर, नो डाउट, नो डाउट जी। सीज फायर हुआ, हाँ, आपके हिसाब से हमने समझा भी कि क्यों सीज फायर, क्यों ना ज़रूरी भी था, और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकएंड ने काम किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर इंसान को पता हो। देश की तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, हालांकि उसने बाद में तो उन्होंने वो कर लिया कि मैंने मीडिएशन नहीं किया, लेकिन क्यों? ट्रंप को लेके आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रंप को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वो मतलब नोबेल प्राइज लेके रहेंगे, पीस प्राइज चक्कर में कि पीस प्राइज बस मिल जाए। बचकाना हरकत करी है ट्रंप ने बहुत। मैं एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो के अंदर था, जब हम ऑन एयर थे, हम बात एकदम से ट्रंप का ट्वीट आता है, तो न्यूज़ ब्रेक होगी, शिफ्ट होगी, डाइवर्ट होगी, उस पर ऑफिशियल हैंडल से आता है कि उन्होंने सीज फायर कर दिया। पहली बात तो उनकी तरफ से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इट टेक क्रेडिट फॉर, क्रेडिट मेरे को मिले क्रेडिट के लिए, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बचकाने वाली हरकत थी बिल्कुल कि भाई बच्चे नहीं करते वो, मैंने पहले ब्रेक कर दी, मैंने पहले ट्वीट किया, मैंने पहले फेसबुक पे डाला, मैंने पहले ट्विटर पे डाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ, हाँ, ये आना चाहिए था देश के दोनों हेड ऑफ स्टेट्स की तरफ से। हाँ। चलो खैर आता है। अब ये लोग नाराज थे, सीज फायर क्यों हुआ, मज़ा आ रहा था यार, ये ठीक है, ओके फाइन। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जब गाड़ी में हम बैठते हैं तो हमको फेथ होता है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है हमको सही जगह पे ले जाएगा बिना एक्सीडेंट कराए। जब हम जहाज़ में बैठते हैं हमें फेथ होता है पायलट के ऊपर कि पायलट उड़ा के ले जाएगा। हम जाके कॉकपिट पे बोलते नहीं कि ऐसे उड़ाओ, इतने एल्टीट्यूड पे ले जाओ, वो करो, क्योंकि हमें फेथ होता है पायलट के अंदर। वैसे ही हमको पूरा भरोसा होना चाहिए हमारी सरकार पे। 14 दिन तक सरकार, मैं ये भी नहीं कह रहा बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आई एम अ फौजी आदमी, गवर्नमेंट बस ठीक है, क्योंकि फौजी आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उस पर पूरा यकीन करिए आप। बिल्कुल।
अब देखिए 14 दिन लग गए, लेकिन हमने धूल चटाई ना पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे ये मारो, कुछ नहीं कर रहे, ये कर रहे। हमने पहले इन नदी का हमने इंडस वैली ट्रीटी का रद्द करी। हाँ जी। हमने डिप्लोमेटिक तरीके से मारा उनको, उनके वीज़ाज कैंसिल करे, डिप्लोमेट्स को वापस भेजा। हमने फिर इकोनॉमिक तरीके से मारा पाकिस्तान को, वो गिर गया एक तरीके से। बिल्कुल। तो मगर आप देखिए 14 दिन के लगे। 71 में जब इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को, तब वो जनरल सैम मैनेक्शॉ थे, कि भाई क्या इंडियन आर्मी जंग के लिए तैयार है? तो उन्होंने साफ बोल दिया, नहीं सर अभी नहीं मैम, अभी नहीं, अभी इतना टाइम है, अभी ये है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये है वो है, पूरा स्ट्रेटेजिकली बताया, कुछ टाइम दीजिए हमको, नहीं तो फिर अभी चीन के पास और भी ऐसा होएगा, चीन की तरफ से, ईस्टर्न रीजन से, पाकिस्तान की तरफ से, वेस्टर्न रीजन से हमें ख़तरा है, दोनों तरफ से हो सकता है। ये अपना लॉजिक बताए। बाद में टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन देखिए आपने जीत किसकी हुई? बिल्कुल जीत हुई बलवानों की, हमारी, हिंदुस्तान की। बिल्कुल। तो जब सीज फायर हुआ, तो यानी कि एक बहुत बड़ा पिक्चर जो हमको इस टाइम पे नहीं दिखेगा अभी, जैसे 14 दिन तक हमको नहीं दिखा था, हाँ वैसे ही। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बात क्लियर करी है कि ये बस सीज फायर है, ये बस एक पॉज है। और हमारे जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की पॉलिसी भी हम बताई, क्लियर करी कि एनी एक्ट ऑफ टेरर ऑन आवर सॉइल बिल्कुल will be treated as an act of terror, act of war, सिंपल सी बात है। तो ये बात बहुत क्लियर हुई। और देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब बिहार पहुंचे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी में गांव में जाके स्पीच दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? लोग ही वांट टू कन्वे अ मैसेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई यार, इंटरनेशनल लेवल पे कि ये ऐसा हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत करारा जवाब मिलेगा, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उग्रवादियों की बच्ची कुची ज़मीन को भी हम, आतंकवादियों की बच्ची कुची ज़मीन को भी हम खाक मिट्टी मिला देंगे। बिल्कुल सर। ये जो ड्रोन्स के ज़रिए ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं अटैक कर दे या फिर कुछ एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे थे ड्रोन्स के ज़रिए, ये ड्रोन्स टर्की के थे। टर्की ने खुल के सपोर्ट किया इस बार पाकिस्तान को, तो नहीं पता क्यों, जबकि हमने ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत हेल्प की है उनकी, टर्की की, कुछ सालों ही पहले, ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है, ज़्यादा साल पहलों की बात नहीं है। उसके बावजूद टर्की ने खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं चाइना भी बिल्कुल क्लियर था, हम पाकिस्तान को कहीं हद तक तो सबक सिखा देते हैं, चाइना का क्या इलाज है। टर्की को भी इस बार हम लोगों ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, हम डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, लेकिन चाइना का क्या इलाज है? जी, मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका तला भाई, और मैं इस पर भी आऊँगा। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि तुर्की जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ में था, हमेशा। उसने यूएन में भी कभी हमको सपोर्ट नहीं कराया, उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तानी, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हम इंसानियत, हम मानवता को आगे रखते हैं। बिल्कुल। जब तुर्की में अर्थक्वेक भूकंप आया था, ऑलमोस्ट वी आर द फर्स्ट वन टू रिएक्ट। बिल्कुल। हमने फटाफट अपने एयरफोर्स भेजे वहाँ पे, मिलिट्री डॉक्टर भेजे, जहाज, रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजा। कोई उम्मीदें नहीं रखी, ये इसलिए नहीं कि तुर्की हमें सपोर्ट करे, हमें बस इंसानियत के नाते किया। और क्या, बिल्कुल, ये जानते हुए भी कि तुर्की हमारा सपोर्टर नहीं था, फिर भी हमने किया। और तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ में था, उससे पहले भी। मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि अगर तुर्की खामोश भी बैठता, चलो मैं तो कह रहा हूँ हमने सपोर्ट किया तुर्की को, हाँ, तुर्की हमें सपोर्ट ना करे, हाँ, वो खामोश रह जाता। ये दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग तुर्की ने किया। और तुर्की ने फिर एक जहाज भेजा था पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि भाई ड्रोन आया, मिलिट्री इक्विपमेंट आया है। तो पाकिस्तान ने बोला है तुर्की ने हमारी मदद करी है, ये हुआ है। फिर तुर्की की तरफ से बयान आता है कि हमने कोई ड्रोन, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को नहीं भेजा है शुरुआत में। जी सर। तो इसमें पाकिस्तान का ब्लफ का झूठ कॉल आउट हुआ। अच्छा। फिर तुर्की ने खुल के मदद तो करी, हाँ। अजरबैजान ने खुल के मदद करी पाकिस्तान की। और मेरे को बहुत डिसहार्टनिंग लगा, क्योंकि मैं खुद कुछ अधिक साल पहले अजरबैजान गया था और खूब बड़ी अच्छी थी, मेहमान नवाजी हुई थी मेरी। अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मेरे को मौका मिले, मैं ना तुर्की जाऊंगा ना अजरबैजान, ऐसे मैं मुल्कों में जाना पसंद नहीं करूंगा। चाहिए सर, करना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं जाना चाहिए हु इज टू द सॉइल। तब मैं गया क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, बिल्कुल अजरबैजान के साथ ठीक थे। अब नहीं, जो बोले कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सॉरी, माफ करना भाई, आप हमारे दोस्त नहीं हो सकते भाई किसी भी कीमत पे। अब चीन, देखिए हमने फिर बहुत लोगों ने कहा बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट तुर्की। बहुत लोगों ने बोला, भाई लोगों ने व्हाट्सएप पे आया कि भाई क्यों नहीं चीन पे ऐसा कुछ हुआ। आपको याद होगा 2020 में मिड जून के आसपास
जब गलवान क्लैश हुआ था, कर्नल बाबू बिहार रेजिमेंट के जब शहीद हो गए थे, तो हमने बहुत सी एक मूवमेंट चलाई थी, बॉयकॉट चाइना, हाँ जी, बॉयकॉट चाइना बिल्कुल, गुड्स। हमने एप्स इनके बैन किए थे, हम्म चीन के। हम्म और चीन के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि कोई चीन के ऊपर कुछ नहीं हुआ, लोगों ने पूछा व्हाट्स, चीन के ऊपर भी हमने बैन लगाए थे। अब चीन का क्या है प्रॉब्लम है, चीन एक सुपर पावर बनना चाहता है अनएथिकल मेजर से। जी जिनपिंग ने ऐलान भी किया है कि 2049 से पहले, 2050 से पहले बल्कि, हम नंबर 1 ग्लोबल पावर इन द वर्ल्ड बन जाएंगे, ये खुल के ऐलान किया है उसने। तो ये अमेरिका को थ्रेट भी लगा। तो अब देखिए क्वाड फॉर्म हुई, क्वाड यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इंडिया भी स्ट्रेटेजिकल पार्टनर, क्योंकि इंडिया पड़ोसी है चीन से। उसमें चीन की जितनी भी गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में, नापाक इरादे हैं उनको रोकने के लिए, बिल्कुल, हाँ। और चीन को इसलिए कहते हैं चालबाज चीन, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रचता है। पाकिस्तान सीखता है गलत चीज़ें उनसे, और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता कभी भी। हाँ, तो चीन का ये इलाज है कि बॉयकॉट दीज कंट्रीज। आई मीन बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं तो हर सवाल का एक ही जवाब आता है कि हमारे देश के मुल्क की आवाम क्या कर रही है, उनका क्या फ़र्ज़ बनता है। क्या उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि वो चाइना से आ रहे सामानों का बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो जो टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं, वो जो अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो उन कंट्रीज़ में ना करें? उसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि लोग एक इग्नोरेंट रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। हमने चाइना को लेके जो स्टेप उठाया था, उससे पता चला था कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है हमारे लोगों को। वी आर इनफ। आपने बिल्कुल सही फरमाया था भाई। देखिए बात ऐसी है कि जब व्हेन टू नेशंस क्लैश, या तो उनकी सेनाएं सरहद पे जो खड़ी हैं वही लड़ती नहीं है केवल, पूरा मुल्क एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ता है, साथ में खड़ा हो जाता है, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो जो फौजी हैं वो ही नहीं केवल लड़ेंगे, पूरा मुल्क लड़ेगा हर तरीके से, मरते दम तक। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। क्लियर, या तो और ये खास अच्छी बात ये हुई ना कि इन्होंने हमें बांटने की कोशिश की था भाई, हाँ, पहलगाम में, कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम ताकि दंगे हो जाएं, फूट हो जाए हिंदुस्तान में, लेकिन बैकफायर कर गया इनके ऊपर। वो तो पूरा गेम ही फ्लिप कर हाँ गया। हाँ, हम एकजुट हो गए भैया। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आम आदमी ये पार्टी पहली नहीं, बार कोई देखने को समाजवादी मिला है पार्टी नहीं। शायद हम आज एक। तक, मेरे उसमें तो पहली बार है ये। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम कुछ सब नहीं, एक कुछ नहीं, इंडियन, कुछ नहीं, हिंदुस्तानी। कुछ नहीं, हाँ, हमारा एक ही कॉमन दुश्मन था, ठीक है, बिल्कुल। और आप देखिए पहली बार आपने बोला ना, कश्मीर में आपने देखा जहां पर हम पे सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर पत्थर बरसाते थी वहां की जनता कभी, सबसे बड़ा चेंज वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकली भाई। कैंडल लाइट मार्च किसी भी स्टेट में नहीं निकली। पहली बार उस स्टेट में जहां लोग सबसे ज्यादा माने जाते थे कि भाई ये तो गद्दार है, इसको साइड ही रखो, लेकिन उस स्टेट ने प्रूव कर दिया कि Yeah, सच्ची नेशनलिज्म, राष्ट्र की तरफ प्रेम और देशभक्ति क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा तला भाई, देखिए जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, तो जाहिर सी बात है उनके पास लोकल सपोर्ट तो होएगा ही होगा इसके बारे में, बिना उसके लोकल तो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव उनको सपोर्ट कर रहा होगा। हाँ, दो एक obvious, चार लोग हाँ, होंगे, ऐसे लोग होंगे बिल्कुल, गद्दार, बिना उनके पॉसिबल ही हाँ, नहीं है। देखिए बिना लोकल सपोर्ट के मिलिट्री, मैंने भी ऑपरेशन कर रखे हैं, बिना लोकल सपोर्ट के हम फौजी भी इतना कामयाब ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब वो तो चाहिए हमको होता है, लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, ये एक अहम हिस्सा होता है मिलिट्री ऑपरेशंस में। उसी तरीके से ये उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दियों ने लोकल सपोर्ट लिया, मगर ये उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जिन गद्दारों ने उनका साथ दिया, जिनने लोकल सपोर्ट दिया, वो भी उतने बल्कि उससे बड़े गुनहगार मैं उनको मानूंगा, हाँ, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये अंजाम हो पाया। और जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ कि इससे बड़ा अंजाम उनको देना था, उनका प्लान कुछ डगमगा गया, नहीं तो और बड़ा अंजाम करते ये लोग। सो बेसिकली, और इस ईंट का जवाब हमने पत्थर से दिया और हम देंगे भी। बिल्कुल। कमिंग बैक टू आवर कंट्री, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का सवाल सर, बिल्कुल ग्राउंड जीरो का सवाल। आप, क्योंकि आपने बहुत सरहद पे ज़िंदगी गुजारी है अपनी, तो कोई एक ऐसा चैलेंज जो फेस करते हो आप लोग, और वो गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लिजिबल होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है और वो मैटर करती है आप लोगों के लिए, बीइंग एन आर्मी पर्सनल? देखिए ऐसा है कि
प्रॉब्लम्स तो हमेशा होते हैं, सोल्यूशन भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। हर चीज़ में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आपको 2003 की बात बताई आपको, तो पाकिस्तानी हमारे पोस्ट के ऊपर डेली फायरिंग करते थे, बराबर बराबर बराबर। बिल्कुल सर। हमको अनुमति, इजाज़त, परमिशन नहीं थी टू रिटेलिएट एट दैट टाइम। हमारी पोस्ट पे फायरिंग हो रही है और हम अगर मैसेज पास कर रहे हैं अपने सीनियर को कि सर हमारे पे फायरिंग हो रही है इस टाइम पे, हमें इजाज़त दी है, हम भी फायर करें, तो सीज़ फायर तब नहीं हुआ था, ठीक है। जब सीज़ फायर हुआ, मैं पोस्ट में ही मौजूद था उस टाइम पे, और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने की बात है, मैं पोस्ट पे था, फ़र्क मैंने देखा है, ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करता आया है और करता रहता है। हमने भी देख लिया कुछ 4-5 दिन हाँ पहले, जी, बिल्कुल, जब बिल्कुल, सीज़ फायर का बिल्कुल, ऐलान हुआ बिल्कुल। था, एक हफ्ते पहले तकरीबन, तो शाम को कुछ चंद एक घंटों के बाद दोबारा ये लोग अपनी लाइन पे आ गए। तो इन पे भरोसा कैसे किया जाए? नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, सकता है। बिल्कुल। तो सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान तब भी करती थी, तो जब ये सीज़ फायर के बावजूद भी जब हम पे फायर कर रहे हैं और हम मैसेज पास कर रहे हैं कि हमारे फायरिंग हो रही है अपने ये बंकर में, ये था मन में। हाँ, बिल्कुल। अभी फ्री हैंड दे रखा है आर्म फोर्स, फ्री हैंड है, यह एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और सर मैं ये भी समझता हूँ कि जिन्हें वो दहशतगर्द अपना रहनुमा मानते हैं, आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा देश को तो एक तरह से वही कंट्रोल कर रहे हैं, नो डाउट। वो आसिम मुनीर अगर चाह लेगा कि टेररिज्म हमारे देश में पनाह ना ले तो नहीं लेगी, लेकिन उसका तो वो तो दुकानदारी है उसकी, दुकान उसने करेक्ट। वो दुकानदारी है, वो अपने सेल्स को तो बिगाड़ना नहीं चाहेगा ना, और उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो टेररिज्म के खिलाफ बोल्ड स्टेप उठाए, तो ये तो कभी नहीं, ये बीमारी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ के रहनुमा चाहते ही नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो। हाँ बिल्कुल तला भाई, देखिए अब तो जैसे आपने फरमाया कि जनरल आसिम मुनीर वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये बात एक नोन फैक्ट थी कि पाकिस्तान में जो वजीर आजम है, जो सरकार है, वो तो कठपुतली सरकार है बेसिकली। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। मिलिट्री, उनके चीफ आर्मी स्टाफ जो डी फैक्टो हेड है पाकिस्तान के, जी जनरल सर, जी आसिम सर, मुनीर, जी सर, जी सर। वो चलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर होगी मेरे को एयर स्ट्राइक्स के बाद, कि अब तक हम समझते थे कि सरकार कठपुतली सरकार है, मिलिट्री वहाँ पे राज करती है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट, देखिए शहबाज शरीफ चेन ऑफ कमांड, ऐसे मैं कहूँगा, उसके ऊपर उसका आका है जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के आका हैं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। तो बेसिकली पाकिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आतंकिस्तान 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 में आतंकी राज करते हैं। हाँ। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का राज चलता है वहाँ पे, सिक्का उनके चलता है। जनरल आसिम मुनीर भी उनके अंडर कमांड है, ऐसा मुझे लगने लग गया ना, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, अब आप देखिए, अगर वो चाहें तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर वो एजुकेट करना शुरू कर दें, क्योंकि आइडियोलॉजी उनके अंदर बैठ चुकी है। इट्स अबाउट टाइम, आई थिंक उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान को तो कम से कम कर देना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है बिल्कुल। और देखिए अमेरिका उसको इनडायरेक्टली ऐसे IMF से फंडिंग कर दी, क्या क्या मतलब हुआ भाई? वो तो इनडायरेक्टली आप तो टेरर को फंड कर रहे हो। हाँ, इस टेरर फंडिंग। आप सीज फायर भी तोड़े हो, फिर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 2 एक्स आतंकवादियों को अपने US में जगह दी, कि उसमें एडवाइजरी की जगह दी 2 आतंकियों को, एक्स आतंकियां। मतलब आप कर क्या रहे हो यार? शेमफुल, 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 शेमफुल। हाँ, आपको बताऊं, जब ये 2001 में 11 सितंबर का हादसा हुआ था ना, जब उसामा बिन लादेन, एक्चुअली ये जो अलकायदा है ये फॉर्मेशन है अमेरिका की। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के टाइम पे ये खड़ी की 1979 1989 पे कोल्ड वॉर चला 10 साल, तो अमेरिका ने खड़ी करी अलकायदा जो सोवियत ट्रूप्स के साथ लड़ेंगे। उसामा बिन लादेन एक मुजाहिद था, यंग मुजाहिद, बेसिकली इरेलेवेंट एट दैट टाइम। अब वही अलकायदा उसामा बिन लादेन ने घूम फिर कर 2001 में 11 सितंबर को हमला किया पेंटागन ट्विन टावर के ऊपर। अमेरिका ने लॉन्च कर दिया वॉर अगेंस्ट टेरर। उन्होंने लीबिया में ट्रूप्स भेज दिए, जनरल गद्दाफी को मार दिया। उन्हें इराक में ट्रूप्स भेज दिए, सद्दाम हुसैन को मार दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेज दिए, तहस नहस कर दी अफगानिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन पाया गया, अमेरिका ने घुसा पाकिस्तान के अंदर, उसामा बिन लादेन को उठाया, मारा, उसको पानी के नीचे दफना दिया। लश्कर तोयबा के
जैश ए मोहम्मद के उग्रवादी कैंप्स थे उनको नहीं हाथ लगाया। क्यों? क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान को वो टेररिज्म अफेक्ट कर रहा है तो हमें मतलब नहीं उससे। अरे कैसे मतलब नहीं? आपने कहा वॉर अगेंस्ट टेरर ना। हाँ जी। भाई पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था, जयपुर के अंदर, जब ये पहलगाम घटना हुई। वो कहते हैं कि वी आर नथिंग टू डू विद इट। हम अपने आप को पले झाड़े हो आप। यार आप न तो करो। अरे मासूमों की बेरहमी तरीके से हत्या हुई है यार। नहीं, उनके स्टेटमेंट तो बहुत बचकानी है। हाँ? आप पाकिस्तान के मुद्दे को और आप ये कश्मीर के मुद्दे को 1000 साल पुराना मुद्दा बता दे रहे हो। नहीं, और फिर सर मुझे पता नहीं है कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है मेरी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ऑन एवरेज डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट होता है वो 350 जो बयान होते हैं उसमें फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं ऑन एवरेज पर डे। तो यानी कि उनकी बात को उतना सीरियसली लेने का भी नहीं है। और पाकिस्तान से रिलेटेड जो हमारा वो है, वो फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और वो रहने वाला है। क्योंकि किसी भी कंट्री ने अपना एक बहुत ही रुख, जो बोला जाता है ना, अमेरिका चाहती तो रुख अपना दिखा सकती थी लेकिन उसने नहीं दिखाया। एक तरफ से उसने IMF से लोन दिलवाया, दूसरी तरफ से आप सीज फायर करा दिया आपने। हालांकि हम उस पर नहीं जा रहे। कमिंग बैक टू आवर कंट्री, व्हाट डू यू थिंक सर? विजय शाह जो MP के मिनिस्टर हैं, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्र की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने लीड किया है सर, इसको पूरे इंसिडेंट को लीड किया है उन्होंने एक तरह से, और व्योमिका सिंह ने हमारी। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आपको वो स्टेटमेंट कितना हर्ट किया था? देखिए अभी जब हम खाना खा रहे थे, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जो मेरे सीनियर, मेरे दोस्त मेजर गौरव आर्या जी का 11 मिनट का वीडियो था वो जी। उन्होंने इसी बात पे टिप्पणी करी और बिल्कुल सही बोला गौरव साहब ने, बिल्कुल सही बोला कि फौज में हम कहीं धर्म जाति पाति ये नहीं देखते हैं। हम बस ऑफिसर देखते हैं। ऑफिसर इज ऑफिसर बस। इस बार तो सर ओवैसी जैसे और हमारे उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जब साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का, तो इस बीच ऐसा बयान, तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान था बेसिकली। और इट वाज रियली शेमफुल कि दिल टूट गया भैया। दिल टूट गया। इन वन वर्ड्स, दिल टूट गया यार। मतलब यानी कि आप उसके बाद मैंने देखा कि वो माफी मांगी, कान पकड़ के उसने बोला मैं 10 बार भी माफी मांगूंगा, ये करूंगा। यार आप यू किल्ड अ पर्सन एंड देन उसके बाद आप बोलते सॉरी यार मैं खून कत्ल कर दिया। वो कोई आपकी सफाई नहीं है। कोर्ट की तरफ से बयान आता है कोई कि सफाई नहीं है कि आज अगर आर्मी नहीं है हमारे देश में तो हम कुछ नहीं है, अंधेरा है, उसके बाद कुछ नहीं है। देखिए जब कोई बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है, जब पैरामिलिट्री आती है वो भी फेल हो जाती है, तो आर्मी आती है, आर्म्ड फोर्सेस आते हैं। और जब अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना होएगा, वैसे हो नहीं सकता, आई डोंट थिंक सो, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो आर्मी के बाद क्या है? लास्ट बैस्टियन तो आर्मी है ना। कुछ नहीं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब कुछ नहीं है। डिफेंस फोर्सेस कुछ नहीं है। आप उन्हीं को गाली दे रहे हो। एंड इस बयान को ना मैं ऐसे ही देख रहा कि उन्होंने सोफिया कुरैशी के धर्म को देख के गाली दी है ना। ऐसा बोला कि उनको आतंकियों की बहन बोला, ऐसा कुछ बोला ना कि वो इस धर्म से आती है ना। मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। भाई मैं देख रहा हूँ कि उस पॉलिटिशियन को इंडियन आर्मी पे भरोसा नहीं है। उसको एतबार नहीं है। बिल्कुल। हमारी डिफेंस फोर्सेस पे उसको अपनी सरकार में भरोसा नहीं है। इसको मैं ऐसे दिख रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट के कर्नल सोफिया कुरैशी, इट्स अबाउट एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। बिल्कुल, पीरियड, चाहे धर्म कोई भी हो। कमिंग बैक टू टेररिज्म सर, वो दहशतगर्द चाहते थे कि हमारे देश में उपद्रव हो, माहौल बिगड़े, जो नहीं हुआ। उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को मारा, और वो एक तरह से बताते कि हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, इस्लाम के आड़ में ये कर रहे हैं। तुम अगर इस्लाम के आड़ में कर रहे होते तो फिर तुम उन लाखों करोड़ों लोगों का जो रोजगार है, जो तुमने छीन लिया है पल भर में, जो पिछले 2-3 साल से एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जो एक महसूस कर रहे थे सर कि अब हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस करके, छोटा सा स्टॉल लगा के, नौ चला के, आपको अपने होटल रेंट्स करके, गाड़ियां रेंट करके, आपने तो पॉपुलेशन मुसलमान की ज्यादा है कश्मीर में, नो डाउट। आपने तो मुसलमानों का रोजगार छीन लिया, आपने तो मुसलमानों को बेरोजगार कर दिया, आपने मुसलमानों का फ्यूचर तबाह कर दिया। आप बात करते हो मुसलमान, हम मुसलमान के रहनुमा हैं। सर क्या कश्मीर में इस इंसिडेंट के बाद भी हमें जाने में डर नहीं लगेगा? देखिए थला भाई, हमारे दर्शकों को मैं ये बोलता हूँ, देखिए इससे
बढ़कर और क्या बात होगी कि तला भाई और मोहम्मद अली शाह बैठकर उसकी घनघोर निंदा कर रहे हैं, सख्त निंदा कर रहे हैं। एंड इससे नुकसान किसका होता है? मैंने 2019 में जब पहलगाम में हमला हुआ था ना, कायराना हमला, तब मैंने जैश ए मोहम्मद को एक ओपन लेटर लिखा था, वो गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि यही लोग इस्लाम के एक्चुअल दुश्मन तो ये लोग हैं, इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। अब देखिए पहलगाम के हमले में, कराना हमला हुआ, आई मीन बहुत दुख की बात है कि जैसे फैमिलीज, उस बच्चे के माइंडसेट, छोटे बच्चे के माइंडसेट के ऊपर क्या गुजर रही होगी आप सोचिए। दैट चाइल्ड इज स्कार्ड फॉर लाइफ, जिसने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कलमा पढ़ो, कपड़े उतारो, मोदी से आके कह देना, ये सब बोला है। दैट चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप, सीड्स ऑफ हेटेड हैव बीन सोन, द चाइल्ड विल ग्रो अप हेटिंग मुस्लिम्स। उसको क्या पता बच्चे को? हाँ, अब उससे क्या होता है ना, तल्ला और मेजर मोहम्मद अली शाह हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है यार। इट्स नॉट एम्बैरसिंग, इट्स शेमफुल, टोटली शेमफुल। हाँ, गुस्सा हमें बहुत इतना और जो मैंने ओपन लेटर लिखा था टेररिस्ट को जब पहलगाम हमले के बाद, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत, मेरे को बुखार हो गया था गुस्से से यार। एंड दिस इज एक्चुअली, यही लोग, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान खुद के अंदर, क्योंकि 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि अगर आप सांप पालते हो ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत सोच रहे हो, वही सांप आपको भी धसेगा, सांप आपको भी धसेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान के मिनिस्टर ने उनके पार्लियामेंट में बोला है क्या ज़रूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान खुद उग्रवाद, आतंकवाद से परेशान होगा, मगर उसकी पैदाइश तो पाकिस्तान ने करी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जितने खुद इन्होंने खुद ही, अब ये कहते हैं इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, मुसलमान ये वो कहते हैं, भाई जितने मुसलमानों का कत्ल आम इन्होंने करा है, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। सर मैं जिस जिंदगी में जी रहा हूँ, हमारा एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट होता है, नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। जब वॉर डिक्लेयर होता है हम तो बड़ा उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि इस बार तो छोड़ना नहीं है। लेकिन और वो होना भी चाहिए, क्योंकि एक वो ज़रूरी होती है मोटिवेशन। आपके लिए जो सरहद पे सैनिक तैनात है, जब वॉर डिक्लेयर होती है उसका रिएक्शन क्या होता है? देखिए एक फौजी इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसको नफरत है उसके जो दुश्मन है आगे, ठीक है, उसका नाम भी जानता, वो जब जैसे हमारी फैमिली, उसकी फैमिली होगी कोई, हाँ, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो लोग हैं जिनकी वो रक्षा कर रहा है, जिनकी वो हिफाजत कर रहा है। और अगर दुश्मन का खात्मा आप नहीं करोगे तो वो आपके घर के, आपके मुल्क के अंदर घुस के आपके लोगों को मारेगा वो। तो यही मजबूरी हो जाती है, तो हमें तो करना पड़ता है, इट्स आवर ड्यूटी, और हम तैयार हैं टू ले डाउन आवर लाइफ्स। हम कसम लेते हैं, द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. तो ये हम कसम लेते हैं फौज में। बिल्कुल सर। तो अगर युद्ध का की बात आती है, हम लोग आज की तारीख में, मैं फौज में नहीं हूँ, सेवानियुक्त हो चुका हूँ, लेकिन आज भी अगर मेरे को वर्दी डाल के बॉर्डर पे जाना पड़े लड़ने के, मैं, आप रेडी हो? बहुत ही सर अप्रिशिएबल, कोई वर्ड्स नहीं हो सकते हैं जो आप लोगों के साहस को, आप लोगों की हिम्मत को और आप लोगों के जज्बे को डिस्क्राइब कर सके। मैंने सुना सर आपके बारे में, मुझे मुस्कान आ रही है मेरे चेहरे पे, जो कि बहुत ट्रेजेडिक सिचुएशन है ये, कि आपको गन पॉइंट पे रख लिया गया एक बार। अरे हाँ, अरे यस, कहाँ की सिचुएशन है, क्या हुआ? अच्छा ये बड़ा अच्छा वाकई, आप ये मेडल देख रहे हैं, ये जी सर, बैज ऑफ ऑनर, ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का है। तो असम राइफल्स में था मैं, सन 2008 का किस्सा है ये, हाँ, मार्च का, और आपके लिए बहुत दिलचस्प बात होगी, आप सुनेगा इसको। तो बेसिकली कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग बेसिकली वी वर टेकन कैप्टिव बाय द NSCN-IM। NSCN-IM वहाँ का नागालैंड का अंडरग्राउंड ग्रुप है, तब सीज फायर भी था। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ बांध दिए, और हम वहाँ पे घुटनों के बल, देखिए हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप दुश्मन के आगे ना ही पीठ दिखाएंगे ना ही घुटने टेकेंगे आप। लेकिन जब आपको गन पॉइंट पर रखा जाता है ना, तो शायद यू डोंट नो, योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग, एंड हम घुटनों के बल आ गए थे, वी वर लाइक नीलिंग डाउन, आंखें बंदी हुई थी, और वो दे वर अबाउट टू फायर, कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बता रखा है इसके बारे में पूरी कहानी। जब वो 1 2 3 अबाउट टू से ना, तो मैं उसकी भाषा में बात करने लगता हूँ उससे, मैं बोलता हूँ, आई मुझे तुमसे आओ एक बार, आई भी तो ताकि भी बोल बता,
মই লাগানা বালি বা আছে বিভিন্ন লাগা আছে আপুনি লগতে লগ পাইকিনে বেছি কিছু পাইছে আপুনি খাইছে খান নাই পিস লাগা দাম কিমান আছে আপুনি কিতে আছে আপুনি কি কৰি আছে उससे उसकी भाषा में बात करने लगी अमेजिंग हमें मल्टी टैलेंटेड गाय मल्टी टैलेंटेड सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिर Yeah. मैं नागमी से बात करी तो उसके बाद चौंक गया है हाउ कैन यू स्पीक माय लैंग्वेज ओपन हिम तो आंखों से खोला तो उसके मैंने उसकी सब ट्राइब की भाषा में बात करी जैसे कि आओ मोकोकचुंग से आते हैं अंगामी कोहिमा सखामा से आते हैं कोन्याक मॉन ट्विनसैंग से आते हैं लोथा वोखा से आते हैं सेमा जोनोबोटो से आते हैं चाके सांग्स चकामामा फुट जीरो से आते हैं या तो उस टाइप से अलग अलग जिलियांग्स हैं अलग अलग ट्रेगमा अलग अलग ट्राइब्स हैं वहाँ पे तो मैंने आओ में चुंगली चांगली मुंगसुन मैं मुंगसुन में बात करी अच्छा उसमें भी आपने बहुत हाँ। वो किया तो मैं ऐसे बोला भाई तुमसे आओ खुमा लेयर छुंगा लेयर छुंगा दांग लेयर नाखून लेयर एनएससी नाय मिल्सन कैम नुंग लेयर चोंगर मैचे ऑन इना में तुमसे ऑन इना में उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी एंड दैट हेल्प्ड हाँ एक्चुअली बिकॉज जब उसकी भाषा में वो कनेक्ट कर गया बंदा उसने हमारे लिए वाई नूडल्स बनवाए राधा चाय बनवाई एंड एज ग्रुप कैप्टन दैट टाइम विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान की टेरिटरी में कहा था ना जब वो बड़े शान से सबने देखा कि भाई कैसे बहादुरी से वो पेश आए थे बिल्कुल 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 आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट जब उन्होंने बोला टी वॉज फैंटास्टिक Yeah. मैं बोलूंगा टी वॉज फैंटास्टिक उस टाइम इसी को लेके वो कूदते हैं हमने तो 96,000 को खिलाया और क्या और क्या और आपने क्या? एक चाय क्या पिला दी उस या- बेसिस या- पे आप आज तक वो स्टेटमेंट को कोट कर रहे हो पाकिस्तान से ज्यादा बेशरम मुल्क नो डाउट सर नो डाउट और इसका इलाज आपने बोला परमानेंट इलाज क्या है हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जंग करेंगे कोई भी तो देखिए टू सर्टन एक्सटेंट पाकिस्तान खुद ब खुद बिखरने वाला है बाय द वे आई होप यू नो दैट उनका एक हिस्सा जाएगा बलूचिस्तान में एक हिस्सा जाएगा पीओके में एक गिलगिट में बलूच ने तो declare भी कर दिया करेक्ट शायद। बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर दिया है हाँ। उन्होंने बोला भी है हाँ, कि इंडियन गवर्नमेंट को कि आप हमको दिल्ली बुलाइए बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, हाँ। एम्बेसी खोलने की आप बुलाइए आप उन्होंने तो कर पाकिस्तान दिया खुद पंजाब प्रोविंस अलग सिंध प्रोविंस अलग जहाँ पे बहुत war सिविल होता है। वॉर की सिचुएशन है वहाँ अब तो बहुत मुश्किल है सर्विंग आईजी को उठा रहे हैं रातों रात मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री तो आप एक छोटा टुकड़ा रह जाएगा आतंकिस्तान वो भी पिटेगा हर जगह से जी आपने सर परेड लीड की है बहुत प्राउड मूवमेंट है थोड़ा सा झलक क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को ज़्यादा देर तक बैठाना भी नहीं चाहेंगे हम ख़त्म कर रहे हैं तो सुन के जाइए कि परेड लीड की उसका एक्सपीरियंस कैसा था तो ये जो मैं अगेन दिस इज लाइक माय ये मेरे किसी पद्मा अवार्ड से कम नहीं है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड है तो मैं दिल्ली आया था या 26 जनवरी 2008 में मैंने तब कर्तव्य पथ राजपथ के नाम से जाना करता था वाह तो वहाँ पे मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे और क्योंकि मैं परेड में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं जोश इतना है अभी भी जोश इतना है हाँ। आप समझ सकते हैं उस जमाने में मैं 20s या तब जोश अभी हम मिड 40s तब 20s में जोश या लेट मी होता डिक्लेयर क्लियर इट आउट इट्स 45 एग्जैक्टली तो आप समझ सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए ऑलमोस्ट तो जोश कितना होगा मेरे अंदर बिल्कुल तो जब मैं अपना लेग मारता था स्टैंपिंग के लिए तो ड्रिल ग्राउंड परेड ग्राउंड में मैं आई एम एग्जैजरेटिंग चिंगारियाँ लिटरली निकलती थी एक नाल थी मेरे बूट में ड्रिल बूट में ठैक ठैक और मैं पाँव से जोर से मारा करता था जोश इतना था कि भाई प्रैक्टिस के टाइम पे मेरी हड्डियाँ जो है ना वो मुड़ने लग गई थी एंड आई गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स Yeah. इन बोथ माई लेग्स तो मैं मिलिट्री डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि मिलिट्री डॉक्टर के पास पावर थी मेरे को आरटीयू रिटर्न टू यूनिट वापस नागालैंड भेजने की मैं सिविल डॉक्टर के पास गया उसने कहा भाई आपका ऑपरेशन होगा आप परेड नहीं कर सकते हैं मैं सर परेड तो मैं करूंगा दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं रोक पाएगी एंड यू हैव फ्रैक्चर्स इन ऑन योर बोथ लेग्स आई हैड फ्रैक्चर्स इन बोथ माय लेग्स तो मैंने पेन किलर्स लिए मैंने अपनी दिमाग की क्षमता से पूरा दर्द झेला और मैंने 26 जनवरी को मैं राष्ट्रपति के आगे सलामी देते हुए दस्ता लीड किया वहाँ पे उसके बाद सबसे बड़ा लेसन मैंने फौज में क्या सीखा है सुनिए आप साहब जब राजपथ से हम गुजरे इंडिया गेट पे हम लेफ्ट हो गए लाल किले की तरफ हम जा रहे थे तब कोई मीडिया नहीं थी कोई कैमरा नहीं थी कोई ऑडियंस नहीं थे कोई स्पेक्टेटर कोई हमें देख नहीं रहा था अगर मैं चाहता तो मैं अपने इत्मीनान से एम्बुलेंस में लेट के या जिप्सी में या टहलता हुआ लेकिन मैं कोई नहीं देख रहा था हमको लेकिन मेरे जवान मेरे पीछे थे मेरे जवान तो मेरे को देख रहे हैं अपने सांप को देख रहे हैं बिल्कुल यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल अरे सांप में दम नहीं है वो बोलते मैं कदम मारते मारते मैं निकला उस दिन मेरी मंगनी हुई थी बाय द वे मैं एंगेजमेंट वाज फिक्स्ड आफ्टर परेड अच्छा बट मेरी हालत नहीं थी
एंड उस दिन नहीं हुई मंगनी, वो अलग बात है, मंगनी हुई द सेम गर्ल Okay. बाद में हुई उसके बाद। एंड सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माय, Yeah. और वो भी 28 Hats off to you, sir. No doubt, no doubt, truly. हमारे यूथ को, जो जनरेशन फ्यूचर होने वाली है देश की, जो देश को संभालेगी, मैसेज उसके लिए क्या रहेगा? भाई फौज में आओ, देश को जरूरत है आप जैसे जोशीले जाबाज, जिनको एडवेंचर चाहिए, जिनको वे ऑफ लाइफ चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि फौज कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। तो मैं यूथ को बोलूंगा भाई फौज में आओ। यस, एडवेंचर की लाइफ देखो आप। और सच में आई वुड हैव मिस्ड आउट समथिंग ग्रेट इन लाइफ। अगर मैं खुद फौज में नहीं आता भैया, तो मैं 5 साल करने आया था, मैं बहुत क्लियर था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने फौज क्यों छोड़ी फिर, और आपको फौज इतना लगाव था जब। मैं फौज छोड़ी नहीं भैया, मैं ऐसे देखता हूँ कि मैंने तो ज्वाइन करी, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के रिजाइन करके मैं फौज में आया था, और केवल 5 साल करने आया था, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो तजुर्बा लेने आया था जो मैंने लिया। जी, लेना चाहिए, तजुर्बा लेना चाहिए। इन टुडेज इंडिया, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? सी, पेट्रियोटिज्म हर एक में है, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए किसी को कि भैया तुम देश प्रेमी हो, मैं देश प्रेमी हूँ, तुम्हारे से ज़्यादा मैं देश तुझे प्यार करता हूँ। हम सब प्यार करते हैं इतना जितना आप करते हैं। भाई हिंदुस्तान इस मिट्टी का खून है भैया, हम हमारी ख़ानदान के पूछते हैं कितने लोग यहाँ पे दफन हैं हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं। और पेट्रियोटिज्म, एवरी वन इज़ पेट्रियोटिक, एवरी वन, हर किसी को। भाई घर में माता पिता से हर एक को प्यार होता है, बिल्कुल, तो देश से हर एक को प्यार होता है। तो पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म में फ़र्क क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री मोर देन यू। नहीं यार, वी ऑल लव अ कंट्री। एंड पेट्रियोटिज्म इज वो जज्बा, वो जुनून कि अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए आप कुछ भी कर जाए। बिल्कुल सर, टोटली एग्रीड। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, आपका मैसेज इंडियन मुस्लिम्स के लिए क्या रहेगा, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए? लास्ट क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सबसे पहले मेरा ये है कि मुसलमान कौम जो है वो आज की तारीख में, एक्सेप्ट द फैक्ट, वो पीछे है। क्यों? आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। वो फौज में नहीं आते, सेल्फ सेंसरशिप है, नहीं साहब तासुब होगा। भैया आप, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे फादर आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके साथ तो नहीं हुआ। आप काबिल बनिए, यू गॉट टू बी बेटर द बेस्ट, इतना मजबूत बनिए आप तालीम से, एजुकेशन से। आपको, यू शुड बी दैट गुड एंड दैट यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड के आपको अपने ही मुसलमानों को और आगे बढ़ाना है तालीम से, एजुकेशन से। बिल्कुल। एंड बिकॉज वी डोंट हैव एजुकेशन, वी डोंट गेट गुड जॉब्स। वी डोंट गेट गुड जॉब्स, तो जाहिर सी बात है पैसे भी नहीं आएंगे। फिर पैसे नहीं आएंगे तो आप बच्चों को आप अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाओगे, तो विशिष्ट सर्कल है। और हमारा नाम मुसलमानों का, लेट्स एक्सेप्ट इट, ये आतंकवादियों ने इतना ख़राब कर रखा है, इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा है दैट इट्स बट नेचुरल है। मैं आपको समझाई वो कहानी, उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, वो तो उसको क्या पता कि उग्रवादी कौन है। और बहुत मुसलमानों को इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है। So my message to them would be to educate and educate. मेरे फादर जब वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनका मिशन था कि भाई जो मदरसा एजुकेशन है ना, उसको मेन स्ट्रीम से मिक्स करिए। मदरसा में केवल दीन की पढ़ाई नहीं, दुनियादारी की भी पढ़ाई। केवल कुरान शरीफ या हदीस मत पढ़िए आप मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी, फिजिक्स, आप, ताकि आप काबिल बने। अल्लामा इकबाल जिन्होंने शासारे जहाँ से लिखा है, उन्हें लिखा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और आगे जाते मैं एक और चीज़, बिल्कुल सर, हाँ, ये मजरूर सुल्तानपुरी ने भी खूब कहा था, भाई मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल सर, बेहतरीन पॉडकास्ट। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि हमारे व्यूअर्स भी जो हमें पिछले करीबन 1 घंटे से देख रहे होंगे, उनके अंदर एक एनर्जी फ्लो जो है वो बढ़ा जरूर होगा। भाई इनके ऊपर है, आपके ऊपर है, उसको वायरल करो, बिल्कुल और सब्सक्राइब करो। आई वांट बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट
आप में से हर कोई इस चैनल को, तला भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अनस्टॉपेबल कवरेज और को comment सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सर ने अब बोल दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है व्यूअर्स कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फ्लो आपके अंदर देखने को मिली होगी, और एक प्योर पैट्रियटिज्म क्या होती है, एक सच्ची राष्ट्र के प्रति प्रेम और देशभक्ति क्या होती है, वो आज सर ने डिफाइन कर दिया। सर जो देश के लिए कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और जी लास्ट सर, बिल्कुल मैसेज सर, कि बिल्कुल। आपने जैसे बताया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए संदेश क्या होएगा। हाँ भाई एक बात याद रखो दोस्तों, नेशन, राष्ट्र, देश सबसे पहले हमेशा आना चाहिए। नेशन फर्स्ट। यस, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एंड वी आर इंडियंस बिफोर वी आर मुस्लिम्स। रिमेंबर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा सर हमारा ये पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया भाई, जरा आप कमाल के बोलते हो, और क्या कमाल की एनर्जी है दोस्त। थैंक यू ब्रदर। व्यूअर्स, अगर अच्छी लगी होगी आपको ये पॉडकास्ट तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। अभी तक घंटों तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और अपने राष्ट्र के प्रति हिम्मत, हौसला और जुनून दिखाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।